स्टार्ट करते हैं फिर। चैप्टर 4 की जो है वो बीपीपी के पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट एन एम्प्लॉय हैज। तो एम्प्लॉय के पास जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के पास होता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड रादर देन एन एम्प्लॉय। इनमें से क्या फैक्टर हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि जो बंदा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नहीं है। द पर्सन ओन्स देयर ओन टूल्स, तो अगर टूल्स उसके पास अपने, हथियार उसके पास अपने हैं, तो ये निशानी है कि वो क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉय होगा, ना कि एम्प्लॉय आपका। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड रादर देन एम्प्लॉयड। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, सेल्फ एम्प्लॉयड होने का कौन सा कॉन्सिक्वेंस है इनमें से रादर देन एम्प्लॉयड होने का, यानी कि कौन सा बंदा बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड इनमें से क्या काम कर सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स बैंकरप्सी द पर्सन हैज प्रेफरेंशियल राइट्स एज अ क्रेडिटर। ये गलत है। अगर एम्प्लॉयर बैंकरप्ट हो जाएगा तो एम्प्लॉई जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है, सेल्फ एम्प्लॉय नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, द पर्सन कैन रजिस्टर फॉर एंड चार्ज वैट, कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है वो टैक्स वैट चार्ज कर सकता है। बिल्कुल, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर टैक्स वो चार्ज करता है। और बाकी थर्ड है, द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रेमेडीज फॉर अनफेयर डिसमिसल। तो नहीं, अनफेयर डिसमिसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इज करेक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग। मस्ट भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ओरल भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल तो है राइटिंग में होते हैं, लेकिन ओरल भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, तो मस्ट बी इन राइटिंग जरूरी नहीं है। ठीक है, सेकंड है, कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना वो जरूरी है। थर्ड है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इंक्लूड टर्म्स इम्प्लाइड बाय कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। तो यस, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो टर्म्स इम्प्लाइड टर्म्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन लॉ ड्यूटी। कॉमन लॉ ड्यूटी जो है बेसिकली, जितनी भी हमने कल जो क्लास में ड्यूटी डिस्कस की थी जो इम्प्लाइड बाय कोर्ट के नाम से, वो सारी कॉमन लॉ ड्यूटीज ही कराती हैं। यानी कि ड्यूटीज इम्प्लाइड बाय कोर्ट आर नोन एज कॉमन लॉ ड्यूटीज। तो एक ही चीज है, मतलब एक ही है दोनों का। ठीक है, वर्डिंग डिफरेंट है। तो कौन सी इसमें से जो है वो एम्प्लॉई की कॉमन लॉ ड्यूटी है। ठीक है, तो पहला है कि ओबीडियंस टू ऑल एम्प्लॉय इंस्ट्रक्शंस। नहीं, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को ओबे नहीं करना जो कि रीजनेबल है और लॉफुल है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, उनको ओबे करना है। तो सारी तो नहीं करना, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। टू होल्ड अ रीजनेबल लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, नहीं। कॉम्पिटेंस लेवल उसका होना चाहिए रीजनेबल, लेकिन क्वालिफिकेशन लेवल रीजनेबल होना जरूरी नहीं है। थर्ड के, टू टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल इन परफॉर्मिंग देयर वर्क। तो बिल्कुल ये ड्यूटी थी कि जब वो वर्क कर रहे हो तो वो रीजनेबल केयर और स्किल को एक्सरसाइज करें। तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन लॉ ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयर। इनमें से कौन सी जो है वो कॉमन लॉ ड्यूटी नहीं है एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर की यानी कि बॉस की, टू पे रीजनेबल पेमेंट रेमुनरेशन का मतलब होता है पेमेंट, पे सही देना, रीजनेबल देना। तो ये जो ड्यूटी होती है एम्प्लॉयर की। हेल्थ इंश्योरेंस देना जो है वो एम्प्लॉयर का काम नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने यही बताना था कि कौन सी ड्यूटी नहीं है। बाकी टू पे द एम्प्लॉय इफ नो वर्क इज अवेलेबल, तो यस, हमने कल पढ़ा भी था कि अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है वो पीस वर्क सिस्टम के तहत पैसे देता है, तो अगर कोई काम अवेलेबल नहीं है तो स्टिल एम्प्लॉयर का काम है कि कुछ ना कुछ पैसे अपने एम्प्लॉय को दे। तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है वो ड्यूटी नहीं होती, बाकी ड्यूटी होती है। थर्ड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज एन एम्प्लॉय इंटाइटल्ड टू टाइम ऑफ वर्क ऑन फुल पे। इनमें से कौन सी सिचुएशंस में एक एम्प्लॉय जो है वो टाइम ऑफ ले सकता है और उसको पैसे भी मिलेंगे, यानी कि पेड लीव्स किस सिचुएशन में अवेलेबल होंगी। ठीक है, पहले ही लिखा हुआ है उसने कि एन एम्प्लॉय हु विशेस टू लीव द एम्प्लॉयर एंड लुक फॉर अनदर जॉब। एक एम्प्लॉय है जो कि एम्प्लॉयर को छोड़ना चाह रहा है और वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है। उस जॉब ढूंढने के दौरान इधर उधर वो फिर तो रहा है, तो उसके दौरान क्या उसको वो पैसे, पेड लीव होगी? एंड ऑब्वियसली नहीं होगी। एम्प्लॉयर को अगर वो छोड़ के जा रहा है, दूसरी जॉब अगर ढूंढ रहा है, तो फिर तो पेड लीव नहीं अवेलेबल होगी ना। सेकेंड ऑप्शन है, अ ट्रेड यूनियन मेंबर विशेस टू अटेंड अ ट्रेड यूनियन मीटिंग।
एक ट्रेड यूनियन यानी कि यूनियंस बने होते हैं, लेबर का यूनियन बना होता है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट। अब वो बंदा जो है वो एक मीटिंग को अटेंड करने जा रहा है, ठीक है। तो क्या इस सिचुएशन में बेसिकली वो इंटाइटल्ड होगा कि यार उसको ऑफ दे दिया जाए और फुल पे अवेलेबल हो? तो नहीं, ऐसी सिचुएशन में जो है वो उसको फुल पे नहीं मिल सकती, ठीक है। जो थर्ड है, अ ट्रेड यूनियन ऑफिशियल विशिंग टू कैरी आउट ट्रेड यूनियन ड्यूटीज। एक रिप्रेजेंटेटिव जो है लेबर का एक कंपनी में, ठीक है, वो जो लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक यूनियन बनी हुई है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो उससे रिलेटेड यानी कि अपनी ट्रेड यूनियन की ड्यूटीज को कैरी करने से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर जो है वो क्लेम कर सकता है कि यार मैं 2 दिन ऑफ कर रहा हूँ तो मुझे 2 दिन की पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन में जो है वो क्लेम कर सकता है। ले रही है। जी। इसके बाद है विद रिगार्ड टू द टेस्ट अप्लाइड बाय कोर्ट्स टू डिटरमिन वेदर द पर्सन इज एन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फोकस ऑन इंटीग्रेशन टेस्ट। इसमें से कौन सी चीज जो है वो इंटीग्रेशन टेस्ट पे फोकस करती है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्ट हमने पढ़ा था कि वो टेस्ट होता है जिसमें आप चेक करते हो कि क्या एम्प्लॉय जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है, मेन फंक्शंस या मेन चीजों में इन्वॉल्वमेंट है उसकी कंपनी की, तो अगर तो ऐसा है तो वो आपका एम्प्लॉय होगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि डज द एम्प्लॉयर हैव कंट्रोल ओवर हाउ द पर्सन डज देयर वर्क। तो अगर कंट्रोल की बात आती है, ठीक है, तो फिर हाउ कैसे काम करना है, क्या इस हवाले से अगर कंट्रोल है एम्प्लॉयर का या नहीं, तो फिर ये कंट्रोल टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है कि डज द पर्सन वर्क ऑन देयर ओन अकाउंट। क्या वो बंदा अपने ओन अकाउंट पे, तो ये तो मल्टीपल फैक्टर टेस्ट में आप देखते थे ना कि कितने टाइम तक वो एम्प्लॉयर के पास काम उसने किया हुआ है, वर्किंग आवर्स उसके सेम है या नहीं है। तो ये जो लास्ट 2 ऑप्शन है ये आप मल्टीपल फैक्टर टेस्ट और इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट में देखते थे, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन उसने लिखा हुआ है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये इस बारे में हम हमारी कल डिस्कशन नहीं हुई क्योंकि ये बीपीपी से ही एक चीज आई हुई है। इंटीग्रेशन टेस्ट में उन्होंने एक और पॉइंट भी ऐड वहां पर किया हुआ है कि इंटीग्रेशन टेस्ट में आप ये भी देखते हो कि इज द एम्प्लॉय सो स्किल्ड दैट दे कांट बी कंट्रोल्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। क्या एम्प्लॉय इतना स्किल्ड है कि जब वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उस वक्त आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी इंटीग्रेशन टेस्ट फोकस करता है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड वाला है, जस्ट आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्ट के साथ ही आप ये लिख लीजिएगा, नोट्स जो आप बना रहे हो अगर बना रहे हैं तो उसमें आपने याद रखना है कि ये भी इंटीग्रेशन टेस्ट में आप देखते हो कि इज द एम्प्लॉय सो स्किल्ड, कि क्या एम्प्लॉय इतना ज्यादा स्किल्ड है या प्रोफेशनल है कि दैट दे कैन नॉट बी कंट्रोल, कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। यानी कि जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज का मतलब यही होगा ना कि मतलब आप उनको क्या कंट्रोल कर रहे हो, उनको पीछे से मतलब उनको मैसेजेस दे रहे हो, ये आप उनको बता रहे हो कि फलाने से फलाने टाइम में आपने काम करना है, इतने टाइम के अंदर आपने काम को पूरा करना है, ठीक है, इस वक्त आप अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर आप ऐसा ये चीज भी आप चेक करते हो इंटीग्रेशन टेस्ट में, ठीक है। बुक में जब आप इंटीग्रेशन टेस्ट का पढ़ेंगे तो वहां पर एक ब्रैकेट में पॉइंट भी लिखा होगा कि इंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आप इसको सेपरेटली सिर्फ सोलली देख नहीं सकते, आपको बाकी चीजों को भी अकाउंट फॉर करना पड़ता है। तो ऑप्शन बी यही बता रहा है कि मतलब कि इस चीज को भी आपको अकाउंट फॉर करना है। एक तो ये देखना है कि क्या वो मेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है या नहीं, और दूसरी ये चीज भी आपने देखनी है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 9.9 में वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स कैन बी कंसिडर्ड एन एम्प्लॉय। इनमें से कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनको आप एम्प्लॉय कह सकते हो? तो पहला एक बंदा डेविड है जो कि इनवॉइस कर रहा है एम्प्लॉयर को, मतलब एम्प्लॉयर को इनवॉइस अगर कोई बंदा भेजा तो ऑब्वियसली वो उसका एम्प्लॉय तो नहीं होगा, ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। एक पर्सन है सैली जो कि डेलीगेट अपना काम डेलीगेट करिए आगे, तो अगर काम डेलीगेट आगे करिए तो इसका मतलब है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगी, एम्प्लॉय नहीं होगी, तो ये भी नहीं है। रॉब एक बंदा है जिसको वर्कर्स टूल एम्प्लॉयर टूल्स प्रोवाइड करे, तो अगर एम्प्लॉयर टूल्स प्रोवाइड करे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एम्प्लॉय होगा। बाकी जेन जो लिखा हुआ है हु चूजेस द आवर्स दैट शी वर्क, वो खुद चूज करिए कि मैंने कब किस घंटे में काम करना है, तो बेसिकली वो क्या होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड होगी, एम्प्लॉय तो नहीं होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय रादर देन सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि एम्प्लॉय होने के क्या दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं एज कंपेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड। द पर्सन डज नॉट हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर डिसमिसल, के एम्प्लॉय अगर आप हैं तो आपको प्रोटेक्शन नहीं है अनफेयर डिसमिसल से, तो ये तो गलत है। एम्प्लॉय को ही प्रोटेक्शन होती है अनफेयर डिसमिसल से, ठीक है।
तो पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स है। द एम्प्लॉयर इज विकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्शियस एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सिविल रॉन्ग किया। ये एम्प्लॉय होने का कॉन्सिक्वेंस है। फिर उसके बाद पेई टैक्स, यस टैक्स डिडक्ट होता है। दोबारा रिपीट कीजिएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर सवाल में वो ये पूछता है कि एम्प्लॉय होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयर विकेरियसली लायबल होगा आपके किसी भी टॉर्शियस एक्ट के लिए। जो हमने केस पढ़ा था जहां पर वार्डन जो है वो बच्चों को अब्यूज करता था, ठीक है, वार्डन एम्प्लॉय था, ठीक है, लेकिन उन बच्चों ने केस किस पे किया, स्कूल बोर्ड पे। अब स्कूल बोर्ड एम्प्लॉयर थे और स्कूल बोर्ड को आप विकेरियसली लायबल ठहरा सकते थे, ठीक है। तो अगर कोई इम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, जो इसका एम्प्लॉयमेंट होता है उसके दौरान अगर कोई ऐसा एक्ट करता है तो आप जो केस है उसके एम्प्लॉयर पे कर सकते हैं, उसको लायबल ठहरा सकते हैं। तो यही कह रहा है कि एम्प्लॉय होने का ये कॉन्सिक्वेंस होता है ना, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। जी जी। बाकी थर्ड है कि टैक्स डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करता है एम्प्लॉयज की सैलरी में से। तो यस, एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होता है, तो ये एम्प्लॉय होने का कॉन्सिक्वेंस है। बाकी जो लास्ट ऑप्शन है कि द पर्सन इज नॉन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, कि एम्प्लॉय जो है वो नॉन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर होता है, तो ये गलत है। एम्प्लॉय जो है वो प्रिफरेंशियल होता है। जब लिक्विडेशन हो जाए तो एम्प्लॉय को पहले पैसे मिलेंगे, अगर कोई कंपनी ने उसके देने हुए एम्प्लॉय को पहले मिलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड को बाद में जाके मिलेंगे। तो इसने उल्टा लिखा हुआ है कि उसने कहा नॉन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बी और सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग स्टैच्यूटरी एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन इज नॉट करेक्ट। स्टैच्यूटरी एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से कौन सी चीज जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहली, द एम्प्लॉयड आर इंटाइटल टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एन अनफेयर डिसमिसल। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना कि एम्प्लॉय इंटाइटल होते हैं क्या उनको प्रोटेक्ट किया जाए अनफेयर डिसमिसल से। हमने तो खैर वो बतानी है जो कि करेक्ट नहीं है। द सेल्फ एम्प्लॉयड आर इंटाइटल टू अ मिनिमम नोटिस पीरियड। तो ये तो गलत है, सेल्फ एम्प्लॉयड को कोई नोटिस पीरियड शीट देने की जरूरत नहीं होती। नोटिस पीरियड किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है। तो जो बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। मतलब सही आंसर है, और हमने यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी में वो कह रहा है कि एम्प्लॉई आर इंटाइटल टू मिनिमम वेज, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हुई, सही है। डी है द सेल्फ एम्प्लॉयड आर इंटाइटल टू प्रोटेक्शन ऑफ देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं कि उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जाए। तो जो बी ऑप्शन है ना, नॉट करेक्ट ऑप्शन है, और हमने यही चूज करनी थी, तो यही राइट आंसर होगा। क्लियर है ये? सेल्फ एम्प्लॉयड उसको नोटिस नहीं सर्व होता, यही है ना। क्या चीज के, हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड को मिनिमम नोटिस पीरियड पीरियड नहीं देना होता कोई भी। तो ये जो है नॉट करेक्ट है ना। जी जी ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि देना होता है लेकिन नहीं देना होता ना, तो इसीलिए नॉट करेक्ट है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें से लिखा हुआ है जी जी अंडर। कि सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, विद हाउ मेनी मंथ्स फॉलोइंग द कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड एन एम्प्लॉय विद रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के कितने टाइम बाद, कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कितनी देर बाद देनी होती है, तो 2 मंथ्स बाद देनी होती है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज इन रिलेशन टू न्यू चिल्ड्रन। जब एक एम्प्लॉय के न्यू चिल्ड्रन होता है तो इसमें से क्या चीज है जो कि राइट नहीं है, ठीक है, जो प्रोवाइड किया जाता है। क्या मेटर्निटी पे की जाती है, बिल्कुल की जाती है, ठीक है। पेटर्निटी पे भी सॉरी ये मैंने मार्क कर दी है। ये तो राइट हुआ, जब एक एम्प्लॉय का आपके ऑर्गेनाइजेशन का बच्चा होता है तो अगर तो माँ है तो उसको मेटर्निटी लीव मिलती है, बाप है तो पेटर्निटी पे मिलती है, ठीक है, जो उनको मिलती है। फिर अडॉप्शन लीव भी मिल जाती है अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो। वर्क प्लेस चाइल्ड केयर कोई राइट नहीं होता कि जी आपका अगर बच्चा हुआ है तो आपने अपने एम्प्लॉय के बच्चे के वर्क प्लेस जो है उसके चाइल्ड केयर के भी अखराजात या सब बर्दाश्त करने, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तीन जो है वो मिलेंगे उसको राइट्स। क्लियर है? ये यूके में तो बहुत कुछ मिलता है। जी जी, फैसिलिटीज तो वो देते ही हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ग्रांटेड टू अ प्रेग्नेंट एम्प्लॉय, कि प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को इनमें से कौन से राइट नहीं मिलता, ठीक है। टाइम ऑफ और एंड, अगर चेकअप वगैरह के लिए, कोई केयर वगैरह के लिए अगर उसे उसे टाइम ऑफ चाहिए तो ये तो राइट होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। अनफेयर डिसमिसल से प्रोटेक्शन होती है,
ये चीज भी हम कल डिस्कस हम नहीं कर पाए कि अनफिट डिसमिसल की एक शर्त होती थी कि 2 साल कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अनफेयर डिसमिसल, अगर आपने किसी प्रेग्नेंट औरत को अगर किया है ना डिसमिस, उसके लिए फिर ये कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट की शर्त होना जरूरी नहीं है, ये एक्सेप्शन है। ये शायद पता नहीं हमने कल डिस्कस किया था या नहीं, ये एक्सेप्शन है। नहीं, ये कि डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये एक्सेप्शन है, यानी कि अगर तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को आपने अगर किया है डिसमिस, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अनफिट डिसमिसल ही होगा। वो बेसिकली वो 2 साल की शर्त होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो 2 साल की शर्त होती थी कि 2 साल तक कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयड हो। क्लियर है ये? खैर ये वाला भी तो नहीं होगा इसका ऑप्शन। बाकी मेटर्निटी लीव्स बिल्कुल उसको स्टैच्यूटरी जो मेटर्निटी लीव्स बनती हैं वो भी मिलेगी। बाकी फ्लेक्सिबल वर्किंग और रिटर्न टू वर्क ये नहीं होगा कि जी जब वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आएगी तो फ्लेक्सिबल वर्किंग होगी, ऐसा नहीं होगा। एम्प्लॉयर रिजेक्ट कर सकता है, एम्प्लॉयर उसे कह सकता है कि आप नॉर्मल 9 to 5 काम करें, ठीक है। ये नहीं होगा कि वो आगे कहेगा जी मैं रात को 6 to 12 करूंगी, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो नॉट अ राइट ग्रांटेड है, तो वो वाला राइट आंसर होगा। क्लियर है? जी जी। इसके बाद है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी राइट्स दैट एन एम्प्लॉयर ओज देयर एम्प्लॉय। इनमें से कौन से दो राइट्स हैं जो कि एम्प्लॉयर ओ करता है अपने एम्प्लॉय को, यानी कि एम्प्लॉयर का काम है अपने एम्प्लॉयज को राइट प्रोवाइड करना, पे स्लिप प्रोवाइड करना, मिनिमम आवरली वेज रेट देना, तो ये उसका काम है। बाकी पेड पेरेंटल लीव फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 18, तो नहीं, पेड पेरेंटल लीव नहीं होती, यानी कि अनपेड लीव वो मिल सकती है, पेड पेरेंटल लीव नहीं होती। और बाकी मैक्सिमम वर्किंग वीक ऑफ 45 आवर ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा था स्टैचुरी जो राइट्स है उसमें कि मैक्सिमम वर्किंग वीक कितना होता है, 48 आवर्स होता है, कल हमने डिस्कस किया था। 45 आवर्स नहीं होता, 48 आवर्स होता है। सी और डी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं होंगे। इसके बाद आगे मूव करते हैं डिसमिसल और रिडंडेंसी से रिलेटेड एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस दैट एन एम्प्लॉई विद 10 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज इंटाइटल्ड टू। एक एम्प्लॉई है जिसने 10 साल सर्विस की है कंटिन्यूअस, तो कितना मिनिमम नोटिस उस पीरियड उसको देना चाहिए एम्प्लॉयर को। तो हमने पढ़ा था कि 2 से 10 साल के दरमियान अगर उसकी सर्विस है तो जो टोटल सर्विस है उस पर ईयर पर वीक बनता है नोटिस पीरियड। तो अगर 10 years की उसकी सर्विस है तो 10 वीक्स का नोटिस पीरियड बनेगा, तो 10 वीक्स का नोटिस पीरियड उसको देना है। फिर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसमिसल अकर्स व्हेन नो नोटिस इज गिवन। तो आप अगर ऑन द स्पॉट सैक कर लो, फायर कर लो, तो इसको आप समरली डिसमिस बोलते हो, विदाउट नोटिस आपने निकाल दिया। उसके बाद है एन एम्प्लॉय कैन सीक डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल डिसमिसल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। किन सर्कमस्टांसेस में एक एम्प्लॉय जो है वो रॉन्गफुल डिसमिसल क्लेम कर सकता है, ठीक है। व्हेन दे आर डिसमिस्ड अनफेयरली बट विद करेक्ट नोटिस पीरियड, कि जब आपने उनको जब अनफेयर डिसमिस किया तो खैर ये तो फिर रॉन्गफुल डिसमिसल में आएगा ही नहीं। फिर है व्हेन दे आर डिसमिस फेयरली विद करेक्ट नोटिस पीरियड, अगर आपने उनको फेयरली डिसमिस किया विद करेक्ट नोटिस पीरियड किया तो फिर तो रॉन्गफुल ना हुआ। व्हेन दे आर समरली डिसमिस विदाउट जस्टिफिकेशन, हाँ, समरली डिसमिसल हमने क्या कल पढ़ा था कि टाइप होती है रॉन्गफुल डिसमिसल की, तो अगर विदाउट जस्टिफिकेशन आपने समरली डिसमिस कर दिया है तो ये एक रॉन्गफुल डिसमिसल है, तो आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर है ये वाला? जी। सही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ रॉन्गफुल डिसमिसल इज करेक्ट। रॉन्गफुल डिसमिसल के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट है। अ रॉन्गफुली डिसमिस एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू मिटिगेट देयर लॉस बाय सीकिंग ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। अगर एक एम्प्लॉय को रॉन्गफुल डिसमिस किया गया है तो वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, कि अगर उसको रॉन्गफुली निकाला भी गया है तो अगर उसे ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो वो लेगा, ठीक है। इन केस ऑफ रॉन्गफुल डिसमिसल तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार अगर हम उसका वो रॉन्गफुली वो डिसमिस हुआ भी है तो उसको हम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो उसका काम है उसको लेना। बाकी डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल डिसमिसल इंक्लूड लॉस सैलरी प्लस सम फॉर अ मेंटल स्ट्रेस डिस्ट्रेस, तो ये गलत है। डैमेजेस रॉन्गफुल डिसमिसल के लॉस सैलरी तो हो सकते हैं लेकिन मेंटल डिस्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ये लॉस टू रिमोट हो जाएगा। फिर केसेस फॉर रॉन्गफुल डिसमिसल आर हर्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट, तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये सिविल केस है, क्रिमिनल केस नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं सुनती, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। फिर है which of the following is an exception to the rule that employee must have a minimum period of continuous service to be protected from unfair dismissal। तो ये अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्रेग्नेंट एम्प्लॉय के लिए जो है
ये एक्सेप्शन होती है कॉन्टिन्यूस सर्विस वाले जो मैंने पीरियड है ना उसकी। जरूरी नहीं है कि उसको उतना ही उसने 2 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली सर्व किया हो। सही है, तो ये अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपने याद रखनी है कि एक्सेप्शन होती है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंपनसेशन फॉर अनफेयर डिसमिसल इज करेक्ट। जो अनफेयर डिसमिसल की कंपनसेशन होती थी, एक बेसिक अवार्ड होता था, एक कंपनसेटरी अवार्ड होता था, एक एडिशनल अवार्ड होता था। ये उसी टॉपिक के हवाले से पूछता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है कि अ कंपनसेटरी अवार्ड इज नॉट सब्जेक्ट टू अ स्टैच्यूरी मैक्सिमम। ये जो कंपनसेटरी अवार्ड होता है वो एक स्टैच्यूरी मैक्सिमम उसका कोई भी नहीं होता, वो जितना मर्जी चाहे हो सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि उसका एक स्टैच्यूरी मैक्सिमम होता था जो कि था शायद 80,541, जो कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता था कि केस टू केस कितना मिलना चाहिए। तो ये कह रहा है कि कोई स्टैच्यूरी मैक्सिमम नहीं होता इसका, तो ये गलत कह रहा है। बेसिक अवार्ड का एक स्टैच्यूरी मैक्सिमम होता था, क्योंकि वो कैलकुलेशन आप कर सकते थे कि यार इतनी अमाउंट आप वो कर सकते हो, आपकी बनती है। तो जो कंपनसेटरी है उसका स्टैच्यूरी मैक्सिमम उसका भी है, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है कि इसका नहीं है। बाकी सेकंड ऑप्शन है, बेसिक अवार्ड इज डिटरमिन्ड बाय एज, सैलरी एंड लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय एंड इज सब्जेक्ट टू अ स्टैच्यूरी मैक्सिमम, तो बिल्कुल ठीक है। बेसिक अवार्ड में हम यही देखते थे ना कि उम्र क्या है, और लेंथ ऑफ सर्विस देखते थे, और साथ सैलरी जो है वो भी देखते थे कि पर ईयर एक वीक की या हाफ वीक की। ये तीनों चीजें हम तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करते थे। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। फिर इन ऑर्डर टू बी इंटाइटल टू रिडंडेंसी पे हाउ लॉन्ग मस्ट एन एम्प्लॉय बी कंटिन्यूअसली एम्प्लॉयड। तो 2 इयर्स था। रिडंडेंसी के लिए आप एलिजिबल होने के लिए आप 2 इयर्स आप कंटिन्यूअसली एम्प्लॉयड होने चाहिए। इफ एन एम्प्लॉय हैज 10 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस विद एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय है उसने 10 साल तक एम्प्लॉयर के साथ काम किया है, व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड दैट दे नीड टू गिव द एम्प्लॉयर इफ दे डिसाइड टू लीव। अब वो ये पूछा है कि एम्प्लॉई को जो है ना कितना नोटिस पीरियड देना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। हमने पढ़ा था कि अगर बस 1 महीना जो है अगर उसने एक जगह पे काम किया हुआ है तो मैक्सिमम जितना मर्जी उसने काम किया हो। लेकिन अगर एटलीस्ट उसने 1 मंथ काम किया हुआ है तो उससे 1 हफ्ते पहले उसको नोटिस कर देना है, चाहे उसने 2 महीने काम किया हो, 10 महीने काम किया हो, 5 साल काम किया हो, 10 साल काम किया हो। एटलीस्ट बस उसने 1 मंथ काम किया होना चाहिए उसने, तो उसको 1 वीक का नोटिस पीरियड देना होता है। इससे अब मैक्सिमम जितना मर्जी हो, नोटिस पीरियड 1 वीक का ही होता है। 1 वीक इज योर राइट आंसर। क्लियर है। जी जी। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। तो कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में जब एम्प्लॉय खुद रिजाइन कर देता था, तो एम्प्लॉयर डिसमिसिंग वाले ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में एम्प्लॉय रिजाइन करता था। तो अब उन्होंने रीजन बताइए, द एम्प्लॉय रिजाइंस आफ्टर दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क 40 hours पर वीक व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्टेड टू वर्क 30। अगर एक एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है, क्यों रिजाइन करता है कि उसको एम्प्लॉयर कहता है कि यार तुमने अब 40 घंटे पर वीक काम करने हैं, जबकि ऑलरेडी तयशुदा बात थी कि 30 घंटे काम करने। तो बिल्कुल ये एक वैलिड रीजन है, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल होगा इस सिचुएशन में। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को उसने ब्रीच किया, तो होगा कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। फिर है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर जस्टिफाइबल रीजंस फॉर समरी डिसमिसल। समरीली डिसमिस आपने करना है अगर एक एम्प्लॉय को, यानी कि आपने ऑन द स्पॉट आप उसको फायर कर रहे हो, तो क्या जस्टिफाइबल रीजन होंगे, ठीक है। तो मिसकंडक्ट अगर वो करता है तो एक वो जस्टिफाइबल रीजन है कि उसका कंडक्ट ठीक नहीं है। एक ग्रॉस नेग्लिजेंस है, ठीक है। ग्रॉस नेग्लिजेंस में मैंने आपको बताया था कि मेजर नेग्लिजेंस हो, माइनर ना हो, मेजर नेग्लिजेंस हो, बड़ी नेग्लिजेंस हो, बड़ी केयरलेसनेस हो, उसको ग्रॉस नेग्लिजेंस बोलते हैं। तो अगर एक एम्प्लॉय ने ऐसा काम कर दिया तो आप उसको समरीली डिसमिस कर सकते हो। बाकी एक बंदा लेट हो गया है और ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको ऑन द स्पॉट सैक कर दिया। तो फर्स्ट टू जो है वो राइट आंसर होंगे। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल टू एम्प्लॉय इन द इवेंट दैट दे आर रॉन्गफुली डिसमिस्ड। अगर एक एम्प्लॉय रॉन्गफुली डिसमिस होता है तो उसको जो अवार्ड मिलता है वो डैमेजेस का मिलता है। बाकी तीनों अवार्ड जो लिखे हुए नीचे वो अनफेयर डिसमिसल के केस में मिलते हैं। री इंगेजमेंट, री इंस्टेटमेंट और स्टैचुरी कंपनसेशन। स्टैचुरी कंपनसेशन में वही बेसिक अवार्ड, कंपनसेटरी अवार्ड और एडिशनल अवार्ड आ जाते हैं। फिर है जी, इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद अ क्लेम फॉर अनफेयर डिसमिसल, आपने अनफेयर डिसमिसल के क्लेम पे प्रोसीड करना है तो एम्प्लॉई को ये शो करना पड़ता है कि उसको डिसमिस किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड एज डिसमिसल फॉर अनफेयर डिसमिसल पर्पस। इसमें से क्या चीज है जिसको आप डिसमिसल काउंट नहीं करोगे, ठीक है।
तो एम्प्लॉय का रिजाइन करना, तो बिल्कुल एम्प्लॉय का रिजाइन करना जो है वो डिसमिसल में काउंट नहीं होता, अगर एम्प्लॉय हो तो रिजाइन कर रहा है। हाँ, अगर कंडक्ट की वजह से रिजाइन कर रहा है तो फिर तो वो हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ खुद वैसे ही रिजाइन कर रहा है तो ये डिसमिसल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ले रहे ये वाला सवाल। जी जी। इसके बाद है फॉर अनफेयर डिसमिसल पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेयर रीजन फॉर डिसमिसल। इनमें से कौन सा रीजन जो है वो फेयर रीजन है अनफेयरली डिसमिस करने का एम्प्लॉय को? तो प्रेगनेंसी नो, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप नो, अगर आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं तो अगर आप उसको डिसमिस कर रहे हैं तो ये तो अनफेयर डिसमिसल का फेयर रीजन तो ना हुआ ना। लैक ऑफ कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन जो है वो एक फेयर रीजन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपनसेशन फॉर अनफेयर डिसमिसल इज नॉट करेक्ट। अनफेयर डिसमिसल में जो आप कंपनसेशन देते हो उसके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? तीन स्टेटमेंट्स ठीक होंगी, एक स्टेटमेंट ठीक नहीं है। पहली स्टेटमेंट है कंपनसेशन में बी रिड्यूस इफ इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू डू सो। कंपनसेशन की अमाउंट कम हो सकती है अगर ये मतलब जस्ट लग रहा हो कि ये हाँ इंसाफ की बेस पे ये लग रहा हो, मतलब ये फील हो रहा हो कि यार ये कंपनसेशन की अमाउंट ज्यादा है तो वो कम आप कर सकते हो अगर कोर्ट को लगता है कि दिस इज राइट थिंग टू डू, ठीक है। इक्विटेबल का मतलब होता है बेसिस प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, कि अगर आपको फेयर लग रहा है कि कंपनसेशन को रिड्यूस करना चाहिए तो अगर कोर्ट का ऐसा लगता है तो हो सकती है। हमने तो यही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। सेकेंड है कंपनसेशन मे बी रिड्यूस इफ इट इज ग्रेटर देन लॉस्ट अर्निंग्स। अगर जितनी अर्निंग्स आपको लॉस हुई है कंपनसेशन जो है उससे ज्यादा बनती है तो आप उसको रिड्यूस करोगे, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी आपकी अर्निंग्स लॉस हुई है कंपनसेशन उतनी ही होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर उससे ज्यादा होगी तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। इन एवरी सिचुएशन यू कैन नॉट रिड्यूस इट। हाँ, अगर कोर्ट ये फील करती है कि फिर इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू डू सो तो वो कर सकते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में रिड्यूस नहीं कर सकते। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर लास्ट है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सर्कमस्टांसेस वेयर एन एम्प्लॉय विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर रिडंडेंसी पेमेंट। इनमें से कौन से दो सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर एम्प्लॉय जो है वो रिडंडेंसी के लिए क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। पहला है दे कुड हैव बीन डिसमिस फॉर मिसकंडक्ट बिफोर द रिडंडेंसी नोटिस। अगर एम्प्लॉय को रिडंडेंसी से पहले मिसकंडक्ट की वजह से ऑलरेडी डिसमिस कर दिया गया है तो फिर यस वो रिडंडेंसी क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जो डिसमिसल का रीजन था वो क्या था, मिसकंडक्ट था, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता। सेकंड है देयर क्लेम इज नॉट मेड विद इन 3 मीन्स ऑफ रिडंडेंसी नोटिस। तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पर तो 6 मंथ्स का टाइम होता है ना, तो यहाँ पर इन्होंने 3 मंथ लिखा हुआ है। द क्लेम इज नॉट मेड विद इन 6 मंथ अगर ऑफ रिडंडेंसी नोटिस होता तो फिर ये सरकमस्टांस ठीक होता, तो अभी ये आंसर गलत होगा। दे आर इन्वॉल्व इन स्ट्राइक एक्शन आफ्टर रिडंडेंसी नोटिस इज सर्व्ड। तो ये भी नहीं होगा आंसर। दे अनरीजनेबली रिफ्यूज टू रिन्यू रिन्यूअल टू देयर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया, उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया गया, ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के जी चाहते हैं कि हमें रिडंडेंसी पेमेंट मिले, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा रहे। और अनरीजनेबली, अनरीजनेबली का मतलब ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो उनको रिन्यू किया जा रहा है वो उनको फेयर टर्म्स पे किया जा रहा है, रीजनेबल टर्म्स पे किया जा रहा है, लेकिन वो स्टिल वो उसको रिन्यू नहीं कराना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में भी उनको रिडंडेंसी पेमेंट नहीं मिलेगी। क्लियर है ये वाला। जी जी।